हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये क्लास 10th फिज़िक्स का चैप्टर है और इसमें हम पूरा ही चैप्टर कवर करेंगे ताकि इसमें हम चैप्टर के बारीकियों पे ध्यान दे पाएँ। इसके साथ हम ऑब्जेक्टिव भी करेंगे और साथ में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे भी ध्यान देंगे, जितना संभव हो सका उतना, है ना। सब कुछ कवर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। अगर फिर भी कुछ छूट जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर सब कुछ कवर हो जाता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, जल्दी से बता दो। देखो, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, है ना। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, ठीक है। तो करंट, करंट से सब रिलेशन होता है ना। करंट का रिलेशन किससे होता है? चार्ज से होता है, ठीक है। तो अब देखो, बचपन में आपने खेल खेला होगा, जब भी हम सूखे बालों पे कंघी फेरते हैं तो एक चार्ज डेवलप हो जाता है हमारे बालों में भी और साथ ही साथ हमारे कॉम्ब में भी, ना, कंघी में भी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये ऐसे सूखे बालों पे रब करने से क्या होता है, तो रब करने से ये एक चार्ज डेवलप कर लेता है। कौन चार्ज डेवलप कर लेता है? दोनों, है ना। तो ये जो चार्ज डेवलप करने वाली जो ये प्रोसेस होती है ना, बाय द एक्शन ऑफ रबिंग, इसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू सुटेबल बॉडीज एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर टेक्स प्लेस, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल लिया हुआ है ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का। तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को जब हम आपस में रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे नेगेटिव चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो बेसिकली इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला? इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस चीज़ को रब किया जाता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है और जिस चीज़ पे रब किया जाता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है ना। कह सकते हैं ना, अगर नहीं कह सकते तो मुझे बता देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, इसके बाद हमें देखना, चार्ज तो हमने देख लिया, चार्ज के बाद हमें देखना है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये जो स्टैटिक चार्ज की जो स्टडी है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक फंडामेंटल नियम होता है, जैसा मैग्नेट का नियम होता है बिल्कुल सेम वैसा ही नियम होता है। ये नियम कहता है कि जो लाइक चार्जेस जो होते हैं, जो ये समान जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो समान आवेश जो होंगे वो एक दूसरे से दूर जाएंगे और असमान जो आवेश होंगे ये एक दूसरे से नज़दीक आएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अपन बहुत ही छोटा सा ये वीडियो होने वाला है, क्रिस्प है, पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक समराइज्ड वर्जन है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको, होपफुली हम 15 to 20 मिनट्स में इसको कवर कर लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको समझना है कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये किसने दिया था? ये एक साइंटिस्ट थे कूलॉम, जिन्होंने ये लॉ को प्रपोज किया था। अब देखो, इस लॉ को पढ़ने से पहले मैं आपको 9th क्लास में ले जाना चाहता हूँ। 9th क्लास में आपने एक लॉ पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने क्या पढ़ा था? एवरी पॉइंट मास इज अट्रैक्टेड बाय अनदर पॉइंट मास, है ना। तो उसके लिए भी हमने एक फोर्स का फॉर्मूला बनाया था। क्या बनाया था वो फोर्स का फॉर्मूला? तो ध्यान देना, वो फोर्स का फॉर्मूला जो हमने बनाया था वो था जी नहीं, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह का कुछ फॉर्मूला हमने बनाया था। क्यों बनाया था ये हमने इसलिए बनाया था ताकि ये पूरा फॉर्मूला हमने इसलिए बनाया था ताकि हम एक रिलेशन डेवलप कर सकें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मासेस और उनके बीच के डिस्टेंस के बीच। तो बिल्कुल सेम तरह का फॉर्मूला हम यहाँ पे डराइव करने वाले हैं। मैं पूरा डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिंपल लॉ बता रहा हूँ, कूलॉम्स लॉ जिसे हमने नाम दिया है। तो फोर्स यहाँ पे जो आप Fe देख पा रहे हैं, ये है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहता है टू चार्जेस, नहीं सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी। देखो क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो अब हम यहाँ पे मास न लेकर के चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस who are kept at a certain distance, and force of electrostatic is inversely proportional to the square of the distance between the two charges, या distance between them जो हम बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ आया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे हम कुछ ऐसे फॉर्मूले पढ़ेंगे जिसमें इस फॉर्मूले का महत्व थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमें पढ़ना है कूलॉम्ब क्या होता है। तो देखो भाई, कूलॉम्ब जो होता है वो चार्ज की, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की SI यूनिट होती है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज नहीं भी है, किसी भी चार्ज, कोई सा भी चार्ज है, उसकी जो SI यूनिट होगी वो होगी कूलॉम्ब, है ना। ये कूलॉम्ब नाम के साइंटिस्ट के ऊपर रखा गया है ना, ठीक है। तो कूलॉम्ब जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट, है ना, विच इज़ इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कन्वेड इन 1 सेकेंड। तो एक कूलॉम्ब को हमने डिफाइन कैसे किया है, इट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी कन्वेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट के द्वारा कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम कन्वे कर रहे हैं, वो हमने बताया किससे, कूलॉम्ब के माध्यम से, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, हम एक कूलॉम्ब की वैल्यू भी निकालेंगे। एक कूलॉम्ब से हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। तो ये हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम्ब, है ना। तो इससे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें और 1 कूलॉम्ब की वैल्यू निकालें तो वो उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, तो वो आएंगे 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल आंसर बनेगा 0.625 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे हमने क्या पता लगाया, इससे हमने डराइव किया, कैलकुलेट किया कि 1 कूलॉम्ब इक्वल, एक कूलॉम्ब में कितने चार्ज होते हैं, 1 कूलॉम्ब इज इक्वल्स टू 0.625 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ये होता है 1 कूलॉम्ब। अब देखो जनरली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, तो इसलिए हम दीज आर नेगेटिवली चार्ज। 1 कूलॉम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज भी इसे कह सकते हैं, 1 कूलॉम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मुझे थोड़ा सा काम आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कहाँ थे, हमने 1 कूलॉम्ब ऑफ चार्ज को डिफाइन कर लिया था और 1 कूलॉम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी हमने निकाल लिया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है, नेक्स्ट जो हमको देखना वो देखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखो आपने 9th क्लास में केमिस्ट्री में एक चीज़ पढ़ी होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपने पढ़ा था दैट एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम, इट कैन ओनली बी क्या था, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ चेंज की जा सकती है, ना तो उसे बनाया जा सकता है ना ही उसे तोड़ा जा सकता है।
तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की है। ये कहती है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ क्लोज्ड सिस्टम, है ना। तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये होता है कि तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज है ना वो हमेशा सेम होता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज रिमेन्स द सेम। तो जब भी किसी भी प्रकार का चेंज आता है किसी चीज़ में, तो जो उसका चार्ज है वो चेंज नहीं होता, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो चेंज नहीं होता, बल्कि वो ट्रांसफ़र हो जाता है ना। ठीक है, या तो गेन हो जाएगा या ट्रांसफ़र हो जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपने को देखना है, दैट इज़ स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जब हम चार्ज को स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट पे है ना। तो जब हम क्या करते हैं, चार्ज को स्टडी करते हैं जब रेस्ट पे है चार्ज, तो क्या कहेंगे उसे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। या फिर वो किसी एक सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, किसी इंसुलेटिंग सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो भी वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जांपल होगा। जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम ऐसा कहेंगे कि द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इनसाइड द कंडक्टर, है ना। तो जब चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा, चार्ज मूव करेगा तो करंट फ्लो करेगा, मतलब फ्लो ऑफ करंट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ डायग्राम्स आपको ऐसे मिलेंगे जो थोड़े से सेम होंगे, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा डायग्राम्स मिले नहीं इसके ऊपर, जितने ज़्यादा मैं खोज पाया उतने मैंने इसमें अवेलेबल करवाए हैं। चलिए अब हमको समझना है कंडक्टर क्या होता है। देखो कंडक्टर एक ऐसा ऑब्जेक्ट या मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल होता है जो कि फ्लो ऑफ चार्ज को सपोर्ट करता है या फिर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को सपोर्ट करता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लिख लो कहीं पे। चलो आगे देखते हैं। अब कंडक्टर तो देख लिया हमने, अब इंसुलेटर क्या होता है। तो इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि फ्लो ऑफ चार्ज को सपोर्ट नहीं करता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि चार्ज को फ्लो नहीं होने देता, है ना। अपने अंदर से चार्ज को फ्लो नहीं होने देता। अब चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट भी फ्लो नहीं होगा ऑब्वियसली। तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं इंसुलेटर। इसके एग्जांपल क्या होंगे, बहुत सारे एग्जांपल मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे पेपर, प्लास्टिक, रबर, ग्लास एंड एयर। वैक्यूम भी एक तरह का इंसुलेटर ही होता है। वैक्यूम में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। वैक्यूम इज़ ऑल्सो एन इंसुलेटर। वैक्यूम की स्पेलिंग भी याद कर लें, कई बच्चों को स्पेलिंग ही याद नहीं होती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक करंट की बहुत सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट इज़ द चार्ज पर यूनिट टाइम इज़ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, जिसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर्स। अब चार्ज और टाइम की एसआई यूनिट तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलॉम्स, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड्स। तो अल्टीमेटली करंट की जो एसआई यूनिट क्या हो गई, कूलॉम पर सेकंड भी बोल सकते हैं और एम्पियर्स भी बोल सकते हैं, है ना। देखो एम्पियर को हम बोल सकते हैं कूलॉम पर सेकंड, या फिर हाँ, तो एम्पियर्स को हम कूलॉम पर सेकंड भी बोल सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट वो पाथ होता है जिससे करंट फ्लो करता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। करंट फ्लो करता है ये कहना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो करंट फ्लो करता है जिस पाथ पे
उस पाथ को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब जिस पाथ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होता है ना, पाथ में जिस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसे कहते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दिख रहा है, बैटरी लगी हुई है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, यहाँ पे मैं बल्ब लगाने वाला था लेकिन लगा नहीं पाया। और ये हमारी बैटरी है, इसको देख के कंफ्यूज मत होना, ये है हमारा स्विच। ठीक है, स्विच अभी ये ओपन है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो और अच्छे से दिखेगा। देखो अभी ये कनेक्टेड नहीं है ना, कनेक्टेड है क्या, नहीं है ना। तो अभी ये कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए किस तरह का सर्किट हो गया। सर्किट भी दो टाइप के होते हैं, ओपन और क्लोज। ठीक है, जैसे आपके घर में स्विच होगा, स्विच का कनेक्शन बल्ब से होगा, अगर आप स्विच ऑन कर दोगे तो वो एक तरह का किस तरह का सर्किट हो जाएगा, क्लोज्ड सर्किट। और स्विच ऑफ है तो किस तरह का सर्किट बनेगा, ओपन सर्किट। ठीक है, अब देखो कन्वेंशनल करंट क्या होता है, ध्यान देना। कन्वेंशनल करंट मतलब सिंपल अपना करंट है ना, जो कि एक तरह का पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है ना। अब देखो कन्वेंशनल करंट जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है ना। तो करंट अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ फ्लो करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इससे हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट, वो फ्लो ऑफ चार्ज के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है ना, ऐसा बोल सकते हैं अपन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ये समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज के माध्यम से। एक सिंपल डेफिनेशन बता दी मैंने आपको। तो इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना। इसमें हम डिवाइसेस भी पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना। डिवाइसेस इसलिए पढ़ने वाले बिकॉज डिवाइसेस के नाम पे कभी कभी सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन जाते हैं, जो हम इस सीरीज़ के चैप्टर के लास्ट में करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले के लिए जैसे अभी कभी ट्विस्टेड क्वेश्चन आता है ना, तो ये एफ़ की वैल्यू जो है ना, ये एफ़ की वैल्यू आपको निकालनी होगी काय से, वो कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से। आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो ध्यान रखना। अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम दूसरी भाषा में वोल्टेज भी बोलते हैं। कई लोगों ने वोल्टेज नाम सुना होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत कम लोगों ने सुना होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज दोनों एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। मैं आपको सिंपल डेफिनेशन के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, ताकि आप चीज़ों को सिंपल तरीके में समझ पाएँ, है ना। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन समझाने से कोई मतलब नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो एसआई यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। वोल्टेज वोल्ट शब्द से आया है ना। वोल्टेज की एसआई यूनिट भी वोल्ट है। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या होता है, उसको ध्यान में रखते हुए हम उसको डिफाइन करते हैं। अभी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। तो उसके हिसाब से ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब नेक्स्ट एक और हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक, या ऐसा पढ़ सकते हैं 1 जूल ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज,
है, तो उसके लिए ये फार्मूला बन गया। तो ये दो फार्मूले हमारे यहीं बन गए। छोटे छोटे फार्मूले कभी यूं ही एक एक दो दो नंबर में इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है। आई डोंट नो कभी आया भी है कि नहीं, आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। मैं अभी हमारी टीम जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करने बैठी हुई है। होपफुली एक दो दिन में रिपोर्ट आएगी। जैसी कुछ अच्छी नई चीज़ सामने आती है मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा उस बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है वोल्टेक सेल के बारे में। वोल्टेक सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, हम दो जार्स लेते हैं, दोनों में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरते हैं। एक में हम डालते हैं कैथोड। कैथोड काय का बना होता है, सिल्वर का कैथोड लेंगे और कॉपर का एनोड लेंगे, है ना। ये है एनोड, ये है कैथोड। ठीक है, अब दिख गया होगा मेरे ख्याल से, जूम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को किसी अच्छे प्लेयर में चलाएंगे तो आप इस चीज़ को जूम भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है, हमने ये गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल में हमने क्या किया है, ये बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, एक एनोड जो हमने लिया वो कॉपर का एनोड लिया और कैथोड जो लिया वो सिल्वर का लिया है ना। अब इसमें आप देख रहे होगे डायग्राम में बीच में हमने एक सॉल्ट ब्रिज भी लगाया। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ये केमिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम करता है ना। क्या कर रहा है, ये केमिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है ना। आगे समझते हैं। अब देखो दोनों कैथोड और एनोड में हमने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है जो कि हमें बताता है कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसमें जनरेट हुआ है पूरी केमिकल रिएक्शन में, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो अब हमें कुछ डिवाइसेस के बारे में समझना है। सबसे पहली डिवाइस है हमारी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि डिटेक्ट करता है कि इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं। ये जनरली आपके गाड़ियों के स्पीडोमीटर वगैरह में लगा होता है। एक छोटा सा डिवाइस होता है, बिल्कुल बारीक सा, इतना सा छोटा सा एक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस को शो करता है। मतलब हल्का सा भी अगर करंट पास होगा तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। कितना करंट पास हुआ ये हमें गैल्वेनोमीटर नहीं बताता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी डिवाइस है अमीटर। अमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमें बताता है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, है ना। तो बेसिकली करंट मेजरिंग डिवाइस इसको बोल सकते हैं अमीटर को। नेक्स्ट देखना हमको वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमें बताता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कितना एनर्जी पर यूनिट चार्ज डेवलप हुई है। तो उसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन में पढ़ा है ना। 1 वोल्ट पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 2 फार्मूले आ गए थे, है ना। तो बेसिकली वोल्ट मीटर हमें एक मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करता है कि कितना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हुआ है सर्किट में, है ना। वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें देखना ओम्स लॉ, जो कि इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसमें से एक दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। ओम्स लॉ के ऊपर 100% एक दो क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक है, तो ओम्स लॉ हमें बताता है कि वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको डायग्राम से समझ में आ रहा होगा कि ये रेजिस्टेंस है, इससे पास होने वाला वोल्टेज और करंट
दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। वोल्टेज रेजिस्टर के वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, जो कि किससे पास हो रहे हैं? रेजिस्टेंस से पास हो रहे हैं। इस रेजिस्टेंस से पास होने वाले वोल्टेज और करंट जो हैं वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो V इक्वल टू IR लिख देंगे हम, I मल्टीप्लाइड बाय R भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ओम्स लॉ के बाद क्या है? अब हमें देखना है रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टिविटी एक मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ही होता है, जो कि एक स्पेसिफिक मटेरियल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए दिया जाता है। मतलब एक स्पेसिफिक मटेरियल कितना इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करेगा वो रेजिस्टिविटी पर निर्भर करता है उसकी, है ना। देखो इस एक कंडक्टर है, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। कैसा है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया? रेक्टेंगल, मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और कंडक्टर के लेंथ हमने ले ली है L। ठीक है, रेजिस्टेंस लिया है R, एरिया लिया है A। इससे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन गया, रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन गया ये, रो इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो रेजिस्टेंस की यूनिट SI यूनिट होती है ओम। ओम का जो सिंबल होता है वो होता है ये, ओम्स लॉ से ही आया है। ये थोड़ा गलत बन गया, ये होता है ओम का सिंबल, है ना। ये SI यूनिट है रेजिस्टेंस की। अब हमें समझना है कि अगर रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में ज्वाइन करते हैं या फिर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो किस तरीके से निकलेगा, है ना। तो अगर हमने सीरीज में उनको कनेक्ट किया तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा ना वो डायरेक्ट इनका सम हो जाएगा। और अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा? पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होगा? हम इनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना। आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, असल में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, कुछ लोग रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, है ना। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमें ध्यान में रखना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देखो, समझो। देखो आपने अगर कोई बल्ब, टेबल लैंप वगैरह हो आपके आसपास और उसको आप बहुत देर से जला के रखे हो तो उसका बल्ब जो है धीरे धीरे हीट अप हो जाता है। या आपका मोबाइल ही बहुत देर से चार्ज होता रहे या कनेक्टेड रहे तो भी वो हीट अप कर जाता है ना। लैपटॉप हीट करता है। हमारी जो आयरन होती है, वो आयरन जो होती है वो भी हीट करती है। हीटर हीट करता है, रूम हीटर हीट करता है ना। तो जिस भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वहाँ पे हमको एक तरह का हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है ना। अब इस तरह का चीज़ आपने देखी होगी इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में। जैसे पहले जब MCBs वगैरह नहीं चलती थी तो बेसिकली हम क्या करते थे, हमारे यहाँ कटआउट्स लगे होते थे। तो वो कटआउट के अंदर एक पतला सा मीडियम रेजिस्टेंस का एक वायर लगा होता, लो रेजिस्टेंस का एक वायर लगा होता था। जनरली वो कॉपर का लगाते थे ताकि अगर किसी भी प्रकार का लोड आए तो हमारे अप्लायंसेस ख़राब ना हो करके वो वायर एक ख़राब हो जाए, जिसे हम बाद में फिर से बदल सकते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हमें समझना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में बेसिकली हमको 3 फार्मूले देखने हैं। तीनों हीट के फार्मूले हैं। हीट एनर्जी इक्वल टू, पहला फार्मूला कहता है हीट एनर्जी इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, है ना। तो अब देखो ध्यान देना। अब फर्स्ट फार्मूले में अगर हम V इक्वल टू, इस फार्मूले में अगर हम
V इक्वल टू आई आर वाला सब्सटीट्यूशन करते हैं तो वो हमारा बन जाता है सेकंड फार्मूला, दैट इज H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब सेकंड फार्मूले में अगर हम I के जगह पे V अपॉन R रखते हैं, I के जगह पे, तो वो हमारा फार्मूला बन जाता है काय का थर्ड फार्मूला, दैट इज H इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। तो ये तीन फार्मूले जूल ने दिए थे हीटिंग को लेके, हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू करंट, है ना, करंट की वजह से होने वाले हीटिंग इफेक्ट के लिए फार्मूले दिए गए थे जूल के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर का हम डायरेक्ट फार्मूला ही समझना है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर को। तो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय, अब इसमें आप V इक्वल टू आई आर रखोगे तो ये हमारा सेकंड फार्मूला बन जाएगा आई स्क्वायर आर। फिर ये सेकंड फार्मूले में आप I की जगह पे V अपॉन आर रखोगे तो थर्ड फार्मूला बन जाएगा, दैट इज V स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारा P इक्वल टू बन गया V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। देखो यार, एक्चुअली क्या मेरे थोड़े से डिवाइसेस में प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आपको मेरा साउंड थोड़ा सा लो आ रहा हो, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने साउंड सिस्टम को थोड़ा अच्छा करने की। हमने एक नया माइक्रोफोन भी ले लिया है, लेकिन अभी उसका हमें डिलीवरी नहीं मिली क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो चलो नेक्स्ट देखना, अब हमें एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस देखना है। तो किसी भी एफिशिएंसी शब्द सुन के ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल टू एफिशिएंसी, है ना। आउटपुट अपॉन इनपुट एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी जो होती है वो हमेशा परसेंटेज में होती है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब जो भी एफिशिएंसी जो होती है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना। चलो आगे देखते हैं। ये वो फॉर्मूला है एफिशिएंसी, परसेंट एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने का, आउटपुट अपॉन इनपुट, है ना। अब समय आ गया है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने का, तो मैं फटाफट आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा देता हूँ और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो अप्रॉक्सीमेट हमने 30 मिनट्स में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। नहीं, 30 से थोड़ा ज़्यादा, 40 मिनट्स लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, है ना। चलो MCQs की तरफ आगे बढ़ते हैं। और देखो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम, है ना। अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड बाय, बॉडी नेगेटिव चार्ज कब होती है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करती है ना। इलेक्ट्रॉन्स देने की प्रक्रिया में बॉडी जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। सेकंड का आंसर हो जाएगा ए, है ना। थर्ड देखते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, है ना। फिर वोल्टेज की है, देखो कितने सिंपल सिंपल सवाल पूछ लिए जाते हैं, है ना। ये बेसिकली आप प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करके ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट जो होती है वो किसकी एसआई यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। No current flows between two charged bodies when connected if they have same potential। अगर दोनों चार्ज बॉडीज का पोटेंशियल सेम होगा तो किसी भी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ज़्यादा नहीं करने हमको, सिर्फ मेरे ख्याल से 18 या 19 क्वेश्चंस करने, 18 क्वेश्चंस करने हैं कुल टोटल। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में पूछा है द सरफेस ऑफ पोटेंशियल इज टेकन एज जीरो पोटेंशियल। सरफेस ऑफ अर्थ जो होता है वो, एक सेकंड यार मैं इसका आंसर कंफर्म कर लेता हूँ थर्ड वाले का। सिक्स्थ वाले का, हाँ, तो इसका आंसर सही बताया था मैंने, जीरो पोटेंशियल आंसर है उसका।
डी आंसर है ना, डी। ठीक है, अर्थ इज टेकन टू बी एट ज़ीरो पोटेंशियल, अर्थ जो है वो ज़ीरो पोटेंशियल पे हम कंसिडर करते हैं। ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स विच वन कंटेन्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका आंसर होगा सी, कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम। ये तीनों जो होते हैं ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टेंस जब देखो डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया इसमें, तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता दूंगा पैरेलल वाला, जो आप जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या बनता है, वो है सी। ठीक है, ये बनेगा आपका फार्मूला, ये है आपका फार्मूला अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। और पैरेलल में पैरेलल के लिए ये फार्मूला है, अगर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो ए फार्मूला होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब 9th क्वेश्चन देखना है। देखो अगर आप इसको पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस है 4, 5 और 20, इसको आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/20 आएगा, और इसका एलसीएम आएगा 20, और 5 प्लस 4 प्लस 1, तो 5 4 9 और 1 10, तो 1/2 आएगा। एक रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। तो 9th का आंसर हो जाएगा 2। 10th का देखते हैं, तो 10th का आंसर हो जाएगा, अगर एक ट्राइंगल के फॉर्म में अगर रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है और तीनों की वैल्यू सेम है 1 1 और 1, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 2/3 ओम, है ना। 2/3 बनेगा, 3/2 बनेगा। आप खुद कैलकुलेट करके देखिए और मुझे बताइए, 2/3 बनेगा, है ना। चलो अब देखो, मैंने आपको बताया था कि ये जो मेजरिंग डिवाइस होते हैं इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, तो इसी के ऊपर ऑब्जेक्टिव शुरू हो गए हैं। तो डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट इज नोन एज, करंट मेजर करने के डिवाइस को बोलते हैं अमीटर, बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, वॉट इज द यूनिट ऑफ, वॉट के लिए हमेशा ध्यान रखना है पावर से रिलेटेड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। वॉट इज द पावर, वॉट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अब देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया है। फॉर्मूले में क्या पूछा है कि अब ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर है ए, जूल इज इक्वल टू कूलॉम मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट, वोल्ट इनटू चार्ज, है ना। एनर्जी, अरे वोल्टेज इक्वल टू एनर्जी अपॉन चार्ज पढ़ा था। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम्ब होती है। यूनिट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, हमें काय की वैल्यू निकालनी है, जूल की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कूलॉम्ब मल्टीप्लाइड बाय वोल्ट, है ना। आया समझ में, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें पूछी जाती है, इतना हैवी कोई नहीं पूछता है। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, लगता है तबीयत खराब हो गई है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अगर आई एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है किसी आर ओम के रेजिस्टेंस से टी सेकंड के लिए, तो उसके लिए कौन सी इक्वेशन बराबर होगी, हीट प्रोड्यूस की कौन सी इक्वेशन बराबर होगी, तो इसका आंसर होगा 14th का सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15th वाला। देखो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला पूछा है, तो इसमें डायरेक्ट आपको आंसर दिख रहा होगा, डी आंसर है, P = VI।
अब किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है? तो किलोवाट आवर जो हमारी यूनिट होती है वो यूनिट होती है काय की? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किलोवाट आवर में ही कैलकुलेट करते हैं, है ना। एक घंटे में कितनी किलोवाट एनर्जी कंज्यूम हुई है उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। 17 देखते हैं। देखो लास्ट के 2 क्वेश्चन है। 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है? 1 कूलॉम पर सेकेंड। 17 का ए आंसर है। अब 18 का देखते हैं। हमारे जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस होते हैं वो किस तरह के कनेक्शंस किए जाते हैं उसमें? हमेशा ध्यान रखना जो डोमेस्टिक जो वायरिंग होती है वो हमेशा पैरेलल में की जाती है। अगर सीरीज़ में की जाती है तो तुम एक बल्ब बंद करते और सारे घर के लाइट चली जाती है ना। तो ये होता है सीरीज़ कनेक्शन। और पैरेलल कनेक्शन में क्या, हम जिस लाइट को चाहे उस लाइट को ऑन कर सकते हैं और जिसको चाहे उसे ऑफ कर सकते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और कुछ PYQs देख लेते हैं। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये 2008 का क्वेश्चन है। ये आप खुद करके देखिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखो ये सिंपल पूछ लिया, विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी 2008 में पूछा हुआ है। तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा ध्यान रखना 2008 के टाइम पे ना CBSE में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं आते थे। तो इसके लिए क्या करते थे, 1 मार्क टाइप ऑफ क्वेश्चंस देते थे वो लोग। उसके जगह पे ऑप्शंस ना दे करके 1 मार्क क्वेश्चन देते थे थियोरेटिकल। तो 1 मार्क क्वेश्चन में ये इस तरह का क्वेश्चन 2008 के सी सेट में आया हुआ है पहले कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो क्या होता है, वो होता है सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। अब देखो ये इन्होंने पूछा है कि एक 60 वाट का बल्ब है और एक 40 वाट का बल्ब है, तो किसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? अगर यूज़ करें तो किसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? तो हमेशा ध्यान रखना 40 वाट बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, है ना। अब ये कैसे निकाला, ये इससे देख लो, ये वाले फार्मूले से निकाला है हमने। पावर का फार्मूला पढ़ा था ये वाला। पावर इक्वल टू होता है V²/R, है ना। ये वाला फार्मूला लिया है, ठीक है। तो पावर और रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पावर कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, पावर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। समझ आया? अब ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं। सिंपल 1 मार्क 2 मार्क टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हैं। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस होंगे, है ना। ये है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पे बेस्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद आया था। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना या कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस के जो कनेक्शंस होते हैं ना पैरेलल और सीरीज़ में, मैं कुछ बात भूल गया था, वो कवर कर लेते हैं अपन। ध्यान देना हमेशा, जब रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं ना तो करंट सेम, दोनों रेजिस्टेंस मतलब सीरीज़ के रेजिस्टेंस में से करंट जो है सेम टाइप ऑफ करंट पास होता है सीरीज़ में। लेकिन अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्शन किए जाए रेजिस्टेंस के तो करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है, लेकिन वोल्टेज डिवाइड नहीं होता, वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, सेम वोल्टेज पे डिफरेंट करंट पास होता है। ये भी एक तरह का न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट मुझे लगा इसलिए मैंने मेंशन किया है इसमें। आगे देखते हैं। ऑल इंडिया CBSE 2008 का आया हुआ है, आगे देखते हैं। अब देखो ये भी यहाँ पे हमने क्या किया, अब 2 बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट किया है ना। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, ये एक्चुअली सर्किट डायग्राम बनाने वाला क्वेश्चन था, तो मैंने सॉल्यूशन सहित स्कैन कर लिया है इसको।
तो इसलिए इसमें इन्होंने एक तो सर्किट डायग्राम पूछा था, तो ये सर्किट डायग्राम हो गया। टोटल पावर पूछा था, तो टोटल पावर तो 100 ही हो गया ऑब्वियसली, एक 60 वाट का एक 40 वाट का, तो दोनों मिला के कितना हुआ 100 वाट, है ना। वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है पैरेलल कनेक्शन में, है ना। और टोटल करंट पूछा है, तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे, टोटल पावर अपॉन टोटल वोल्टेज। पावर कितना 100, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है हमारा 220, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.45 एम्पियर, है ना। अब टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई वो कैसे निकाला इन्होंने, टोटल मतलब ऐसा इन्होंने किया है कि पहले 60 वाट का बल्ब लिया, उसको 1 घंटे तक चलाया इंटू 1 आवर, है ना। तो टोटल एनर्जी, टोटल पावर मल्टीप्लाइड बाय टोटल आवर्स, तो 1 घंटे के लिए अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 100 वाट आवर आ गया। इसको किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.1 किलोवाट आवर, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप खुद करके देखिए, है ना। एक इलेक्ट्रिक लैंप है और एक टोस्टर है। इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस है 60 ओम और टोस्टर का रेजिस्टेंस है 30 ओम। दोनों को कनेक्ट किया गया है पैरेलल में। ओम किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की, ध्यान रखना। ओम किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की। और वोल्ट किसकी यूनिट होती है, वोल्टेज की, है ना। वोल्ट किसकी यूनिट होती है, वोल्टेज की। तो इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैंने सॉल्यूशन स्कैन नहीं किया, मैं ये होमवर्क ही देना चाहता था, ठीक है। तो इसमें एक तो करंट पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक आयरन पूछा हुआ है, इलेक्ट्रिक लैंप, ये मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लैंप है ना। और टोटल पावर ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप पूछा हुआ है। और भी आगे क्वेश्चन है इसमें, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन व्हेन कनेक्टेड टू द सेम इलेक्ट्रिक सोर्स। और सेम इलेक्ट्रिक सोर्स में अगर हम इलेक्ट्रिक आयरन को भी कनेक्ट कर दे तो करंट कितना पास होगा और पावर कितना कंज्यूम करेगा वो निकालना है, ठीक है। और ये है क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको आंसर सहित स्कैन किया हुआ है, तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज मुझे 30 मिनट्स में ख़त्म करना था, 30 प्लस हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया हुआ है। अब देखो, ये भी मैंने एक क्वेश्चन अच्छा सा निकाला था 2008 का। 3 रेजिस्टेंस हैं, ये तीनों पैरेलल कनेक्शन किए गए हैं एक पावर सोर्स के थ्रू, है ना। तीनों के पैरेलल कनेक्शंस हैं। तो बेसिकली इसमें हमको क्या निकालना, हर एक रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है वो निकालना, और टोटल करंट कितना जा रहा है वो निकालना, और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी इसमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आपको सर्किट दिया हुआ है, इसमें आपको कॉम्बिनेशन जो है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का, और दोनों रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास होगा वो भी बताना है, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास इसका सॉल्यूशन भी था, तो मुझे लगा कि शायद ये आपके लिए टफ हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन भी स्कैन किया हुआ है। ये आपका होमवर्क है, इसमें आपको मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो आउटपुट यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा हमको, वो हमें बताना और करंट भी बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके समक्ष है, मेरे ख्याल से मैं सिर्फ डायग्राम ही मिला है मुझे, तो इसमें आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो हम कहते हैं वो कैलकुलेट कर लीजिए बस, और कुछ नहीं, है ना। चलिए, तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये सेशन आज यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आपका छोटा सा सजेशन है, 2 शब्दों का सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, है ना। थैंक यू सो मच।